प्रणाम दोस्तों, हम अभी पढ़ेंगे दृष्टि विजन आईएएस का हिंदी साहित्य के नोट्स के हिंदी व्याकरण का भाग। इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा का अध्ययन 4 इकाइयों के स्तर पर किया जा सकता है। किसी भी भाषा का अध्ययन 4 इकाइयों के स्तर पर किया जा सकता है। पहला ध्वनि व्यवस्था, दूसरा शब्द व्यवस्था, तीसरा व्याकरण और चौथा लिपि व वर्तनी। तो भाषा का अध्ययन 4 इकाइयों के स्तर पर किया जा सकता है। पहला ध्वनि व्यवस्था, दूसरा शब्द व्यवस्था, तीसरा व्याकरणीय संरचना और चौथा लिपि वर्तनी। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के बारे में सबसे पहले जानते हैं। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियां स्वीकार की गई है। इस दृष्टि से हिंदी दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषा में से एक है। विश्व की सभी भाषाओं में प्रचलित प्रायः सभी ध्वनियां इसमें विद्यमान है। विश्व में जितनी भी भाषा प्रचलित है प्रायः उनकी सभी ध्वनियां इस हिंदी भाषा में सम्मिलित है। हिंदी भाषा में कुल ध्वनियों कितनी स्वीकार की गई है? 59। इन ध्वनियों को मूल रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ध्वनियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग्य बाह्य ध्वनियां। तो सबसे पहले इन तीनों में से स्वर का अध्ययन करते हैं। स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। हिंदी भाषा में 12 स्वर हैं जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। स्वर भी हिंदी भाषा में 12 है। हिंदी भाषा में 12 स्वर है जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर अर्थात वे स्वर जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता है, जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता, वह मूल स्वर कहलाता है। और मूल स्वर की संख्या 4 है। वो है अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री यह मूल स्वर है। दूसरा स्वर दीर्घ स्वर अर्थात एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाली स्वर। एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर है दीर्घ स्वर। ये भी चार है। अ प्लस अ मिलकर आ, उ प्लस उ मिलकर उ, ई प्लस ई मिलकर ई, री प्लस री मिलकर री बनता है। तो मूल स्वर हमने देखा कि जिनमें कोई विभाजन नहीं होता, ये 4 होते हैं। अ, ई, उ, री दीर्घ स्वर। यह एक ही मूल स्वर के 2 बार मिलने या जुड़ने से बनने वाला स्वर है। ये भी 4 होता है। आ, उ, ई, री। अब तीसरा पढ़ते हैं स्वर संयुक्त स्वर। अर्थात संयुक्त स्वर के बारे में जानते हैं। अर्थात ये दीर्घ स्वर है जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। संयुक्त स्वर वे दीर्घ स्वर है जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हो। ये भी 4 हैं। अ प्लस ई मिलकर ए, अ प्लस उ मिलकर ओ, अ प्लस ए मिलकर ए, अ प्लस ओ मिलकर औ। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। हिंदी में कुल 45 व्यंजन है जिनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हमने व्यंजन के बारे में जाना कि यह अन्य ध्वनि की सहायता से बोला जाता है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते। हिंदी में कुल कितने व्यंजन है? 45, जिनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो व्यंजन का कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। कुल व्यंजन 45 है। तो कई आधारों पर वर्गीकरण होता है, इसलिए पहला आधार देखते हैं अवरोध के आधार पर व्यंजनों का भेद। अवरोध के आधार पर व्यंजनों का भेद देखते हैं। अवरोध के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद किए जाते हैं। 3 भेद: अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अवरोध के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं:
अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श। तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होता है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। अंतस्थ व्यंजन में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ऐसे व्यंजन 4 है, वे हैं य, र, ल, व। य और व में यह प्रवृत्ति अधिक है। इस 4 में भी य और व में अंतस्थ यानी श्वास को अवरोध कम होता है की प्रवृत्ति अधिक है। इस विशेष योग्यता के कारण इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर। अगला देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। श्वास का क्या होता है? घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ तथा होठों के निकट आने के कारण, इसमें जीभ और होठों के निकट आने के कारण इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वह इसी से संघर्ष या घर्षण होता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी 4 है। ये है तालम्ब स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व और ह। ये 3 स्व और ये ह। ये कौन सा व्यंजन है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। आगे और व्यंजन है उसको देखते हैं। हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके, जीभ व निचला होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके, जैसे तालम्ब स्व बोलते हैं तो तालु में सटेगा जीभ, मूर्धन्य स्व दांत और तालु के बीच में, और दंत स्व में स्व दांत में सटेगा। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में जीभ व निचला होठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वायु को रोकता है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन में 5 है, तो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, और ये सभी 5-5 है। ऊपर दिए गए 33 व्यंजन ऊपर दिए गए 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन, 33 तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। इनकी सूची स्रोतों के साथ इस प्रकार है। तो जो हिंदी में 8 अन्य व्यंजन शामिल हुए हैं, ये है मराठी से 1, फारसी से 1, 2, 3, 4, 5 और अपभ्रंश से ये 2। तो 1, 5 और 2 मिलकर 8। इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत है। ये है स्र, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त क्या है? ये 4 संयुक्त व्यंजन है, स्र, त्र, ज्ञ, स्र। इस प्रकार कुल 45 व्यंजन हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंठ से जो बोला जाता है, दूसरा तालव्य से, तीसरा मूर्धन्य से, और चौथा दंत से, और पांचवा ओष्ठ अर्थात होठ से। तो कंठ से तो ये सभी जो है कंठ से बोला जाता है, और ये तालु से बोला जाता है तालव्य, और ये मूर्धन्य से बोला जाता है। इधर ये सभी दंत से, और ये इसको बोलने में होठ का प्रयोग देख सकते हैं। आप क बोलिए, आप क बोल के देख सकते हैं। क बोलिएगा तो कंठ से आवाज आएगा, और तालव्य बोलिएगा च तो तालु, इसमें जीभ तालु में जरूर सटेगा। और मूर्धन्य ट बोलिएगा तो ये तालु और दांत के बीच के भाग मूर्धन्य से टकराएगा आपका जीभ। और त बोलिएगा
तो आपका दांत आपका जीभ दांत से टकराएगा और ये पौ लीजिए इसमें से। तो पौ बोलने के लिए आपको होठ को गोल बनाना पड़ेगा, अर्थात होठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण। व्यंजनों को कुछ और आधारों पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे 3 वर्गीकरण प्रमुख हैं। तो ऐसे 3 वर्गीकरण कौन-कौन से हैं जिनके आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं? तो पहला अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण या महाप्राण के आधार पर। दूसरा अघोष व स्वघोष व्यंजन के आधार पर। तीसरा संयुक्त व्यंजन। तो अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजनों का अंतर उच्चारण में खर्च होने वाले श्वास की मात्रा पर आधारित होता है। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों का अंतर उच्चारण में खर्च होने वाले श्वास की मात्रा पर निर्भर करता है। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन है जिनमें ऊर्जा श्वास व वायु की मात्रा कम खर्च होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जबकि महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन है जिनमें ज्यादा ऊर्जा श्वास व वायु खर्च होती है। एक सामान्य नियम यह भी है कि प्रायः अल्प प्राण ध्वनियों में ह जोड़ दिया जाए तो वे महाप्राण बन जाती है। अल्प प्राण ध्वनियों में ह जोड़ दिया जाए तो ये महाप्राण बन जाती है। जैसे क में ह जोड़ दिया तो ख, ग में ह जोड़ दिया जाए तो घ। हिंदी के वर्गीय व्यंजन में पहले, तीसरे, पांचवें व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो इसको हम उदाहरण से देखते हैं। हिंदी क्या था? हिंदी के वर्गीय व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। तो इसमें जैसे ये यहाँ देख सकते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो 3 है ये अल्प प्राण है और ये दो महाप्राण है। तो इसमें भी पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, ये दोनों महाप्राण है। तो आगे देखते हैं क्या पढ़े थे। दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अघोष व स्वघोष व्यंजन का मूल अंतर क्या है? अघोष व स्वघोष व्यंजन का मूल अंतर यह है कि स्वघोष व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज काफी भारी होता है, जबकि अघोष व्यंजन में स्वर तंत्री के कम कंपन के कारण आवाज अधिक भारी नहीं होता। हिंदी व्यंजन माला में वर्गीय व्यंजनों में पहले दो व्यंजन अघोष और वह अंतिम 3 स्वघोष होता है। जैसा कि हमने अभी देखा था यहाँ पे जो ये दोनों जो है इधर लेते हैं, ये दोनों हो जाएगा अघोष और इधर 3 वाला हो जाएगा स्वघोष। मतलब इसको बोलने में ज्यादा कंपन होता है, इन दोनों को बोलने में कम कंपन होता है। तो अघोष व स्वघोष व्यंजन के बाद हम संयुक्त व्यंजन इसको पढ़ते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्मित होने वाले व्यंजन का भी एक वर्ग है जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्मित होने वाले व्यंजनों का भी एक वर्ग है जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। क्या था? हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। स्र, त्र, ज्ञ, स्र, जिनकी निर्मित इस कारण हुई। क और स से स्र, ज और य से ज्ञ, त्र और र से त्र, स और र से स्र बना है। अब तक हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ लिए थे। ध्वनियों के विभाजन में स्वर और व्यंजन पढ़ लिए थे। अब हम अयोग्य बाध ध्वनियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अयोग्य बाध ध्वनियों को पढ़ते हैं।
वे ध्वनि अयोग्य बा ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ है जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन। अयोग्य बा ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ है जो ना स्वर है ना ही व्यंजन। ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आती है। अयोग्य बा ध्वनियाँ स्वरों के बाद आती है, उनसे पहले नहीं पहले नहीं आती है। तो अयोग बा ध्वनियाँ 3 ध्वनियाँ अयोग बा की कितनी ध्वनि है? 3। ये भी अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोग बा ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन क्यों नहीं है? तो स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका स्वतंत्र गति नहीं है और व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि स्वर के बाद आता है। अयोग बा ध्वनियाँ स्वर के बाद आता है। ये 3 है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है। अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है। अनुस्वार का अर्थ है अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला, अर्थात जो नासिक की ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद आती है, जैसे गंगा। अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजनों के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होगा। अनुस्वार अपने से बाद आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होगा। उदाहरण के लिए गंगा। गंगा अनुस्वार के बाद जो व्यंजन ग आया उसका पांचवा व्यंजन क्या होता है? जैसे कवर्ग का है तो अंग आता है भ, यह पवर्ग का है अनुस्वार के बाद तो म आएगा। और ऐसा गंदा ये त्व का है तो द्वा, इसमें अनुस्वार द्वा के बाद है जो तवर्ग का है इसलिए न आया। और यहाँ गंजा, यहाँ जो ज्वा है चवर्ग का है इसलिए उसका 5वां व्यंजन यूं आया। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार अपने बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का 5वां व्यंजन होगा। 5वां व्यंजन है ना, यहाँ अनुस्वार अंगवा हो गया, यहाँ अनुस्वार म हो गया, यहाँ अनुस्वार न हो गया, यहाँ अनुस्वार इ हो गया। तो अनुस्वार अयोग्य भा ध्वनियां है। अब दूसरा देखते हैं अनुनासिक। यह नासिक की ध्वनियां अनुनासिक व नासिक की ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक नासिक की ध्वनियां है अर्थात नाक से बोली जाती है जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। अनुनासिक स्वर के साथ बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में आ के साथ चंद्र बिंदु ए ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बांस में देखो बांस और जोंक। विसर्ग यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जैसा कि हम जानते हैं हिंदी का विकास संस्कृत से ही हुआ। तो संस्कृत से ही जो सेम टू सेम शब्द हिंदी में प्रचलित है वही तत्सम शब्द है। तो विसर्ग यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद ह रूप में उच्चारित होती है, जैसे दुख, छ, प्रायः, अतः आदि। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। इस प्रकार अयोग्य भा ध्वनियां 2 ही बचती है। हमने देखा कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में की जाती है, अर्थात ये दोनों एक ही है के रूप में की जाती है। इस प्रकार अयोग्य भाग ध्वनियां 2 ही बचती है, ये दोनों एक हो जाएगा तो ये 1 ये और ये 2। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 12 स्वर है, 45 व्यंजन तथा 2 अयोग्य भाग ध्वनियां।
ये सभी ध्वनियां परस्पर मिलकर 59 हो जाती है। तो कितनी ध्वनियां हैं हिंदी भाषा में? 59, जिसमें कुल 12 स्वर है, 45 व्यंजन और 2 अयोग्य बात ध्वनियां। तो ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।